अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश 201 लेसन नंबर 27 फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स। हम एक काफ़ी तवील अरसे से रिपोर्ट्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं और एक रिपोर्ट हमारी और है इसके बाद प्रोग्रेस रिपोर्ट, और फिर उसके बाद हम एक नए टॉपिक की तरफ जाएंगे। रिपोर्ट्स का सेक्शन पूरा मुकम्मल हो जाएगा। क्विज़ अनाउंस हो चुका है, क्विज़ के लिए तैयारी कर लीजिएगा। सिर्फ 3 चैप्टर्स के से रिलेटेड है क्विज़। तो अगर आप वो जो मैंने नोट्स बनाए अगर आप वो पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स। फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट में यूज़ होती है, बड़े इंटरप्राइज में यूज़ होती है। ये बेसिकली जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनको फिजिबिलिटी रिपोर्ट दी जाती है, या गवर्नमेंट को फिजिबिलिटी रिपोर्ट दी जाती है डिसीजन मेकिंग के लिए कि वो क्या डिसीजन लें। कोई अगर कोई बड़ा वो काम, कोई प्रोजेक्ट है उनके पास किसी किस्म का, तो उसमें फिजिबिलिटी अगर उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे, उनका एक ख़ास क्राइटेरिया है, उसके मुताबिक उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो उनमें से कोई एक उन्हें चूज़ करना है, लेकिन उनको पता नहीं लग रहा कि वो कौन सा उसमें से चूज़ करेंगे। तो ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट बिजनेस में आपके जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको दी जाती है, ताकि वो आपका रिसर्च को पढ़ के, आपकी फिजिबिलिटी को पढ़ के, जो जो आपने क्राइटेरिया कंसल्टेंट्स को दिए हैं उसके मुताबिक जो उन्होंने आपको रिकमेंडेशन दी है उस पर चलें और कोई बिजनेस डिसीजन ले सकें। तो इसका काम ज़्यादातर जो है, इसका इस्तेमाल वो फिजिबिलिटी जो रिपोर्ट्स होती हैं ज़्यादातर इस्तेमाल कंसल्टेंसी फर्म्स करती हैं, या गवर्नमेंट करती है, या बड़े इंटरप्राइज करते हैं। छोटे मोटी कंपनियां इतना फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स नहीं बनाती हैं। फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स वहीं बनती हैं जहां पर आपका बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और बहुत ज़्यादा रिसर्च इन्वॉल्व होती है, वहीं पर जो है इसका इस्तेमाल होता है। इसकी बहुत हद तक मुतशाबिहत जो है वो पिछले हमारे एम्पेरिकल रिपोर्ट से है, लेकिन यह साइंटिफिक नहीं है किसी भी अंदाज में। तो ये प्योरली बिजनेस रिलेटेड फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, इसका साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। जब आप कोई चीज़ फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना रहे होते हैं किसी सिचुएशन के लिए, ठीक है ना, तो आप उसमें जो आपका यूज़र है, जो रीडर है, उसको आप किसी भी 2 डिसीजंस के बारे में, मतलब कोई 2 क्राइटेरिया, उसका क्राइटेरिया आप ले लेंगे उससे कि उसका क्या क्राइटेरिया है। यानी क्राइटेरिया का मतलब ये कि उनके पास कितना बजट है और किस टाइप की वो चीज़ चाह रहे हैं। कोई कॉस्ट कटिंग करना चाह रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कटिंग करना चाह रहे हैं, वो क्राइटेरिया लेके आप उन्हें एक या एक से एक या एक से ज़्यादा कोर्सेज ऑफ एक्शन देते हैं, यानी कोई एक उसमें से चूज़ कर लिया जाए, ठीक है ना। तो जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है वो बेसिकली फोकस ही करती है आपके कोर्स ऑफ एक्शन के ऊपर, यानी आप उसमें से कौन सा जो है उनको अल्टरनेट दे रहे हैं, किसको वो फॉलो करें, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल इन्होंने दी है, ठीक है ना, उसके बारे में इन्होंने बताया कि भाई एक सेल बोट्स बनाने हैं, एक कश्तियाँ बन रही हैं, उसमें एक कंपनी चाह रही है कि क्या हम ऐसा करें कि कुछ जो जो मेटल पार्ट्स हैं उनको निकाल के प्लास्टिक के पार्ट से रिप्लेस कर दें, या तो हम पूरे मेटल के निकाल के पूरे प्लास्टिक को सेव कर दें, या दूसरा उनके पास कोर्स ऑफ एक्शन ये है कि कुछ प्लास्टिक को रिप्लेस कर दें और कुछ को वही रहने दें। तो ये 2 हमेशा से ऑल्टरनेट होते हैं। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही आप उसको कोर्स ऑफ एक्शन दें, उनको एक से ज़्यादा कोर्स ऑफ एक्शन देते हैं, आप एक से ज़्यादा ऑल्टरनेट देते हैं, ठीक है ना। तो आगे जो है, जाहिर सी बात है, ये रिपोर्ट जब आप पढ़ेंगे तो यूज़र जो हैं वो आपसे कई सवालात करेंगे जो कि इन्होंने समराइज़ किए हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने एम्पेरिकल रिपोर्ट्स में पढ़ा था, बिल्कुल उसी अंदाज में यहाँ पर भी सवालात हैं, और काफ़ी हद तक वही सवालात हैं जो वहाँ हैं। लेकिन ये बेसिकली इन्होंने जो बताया है कि वो जो सवालात हैं वो मोर रिलेटेड टूवर्ड्स द बिजनेस, नॉट रिलेटेड टू द रिसर्च और साइंटिफिक और एनी अदर रीज़न। तो अब उसमें वो पूछ सकता है कि what is important for us to consider these alternatives, कि आपके जो ऑल्टरनेट किया जो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है
कि क्यों आप ये एक्सेप्ट करें कि इसके जो ऑल्टरनेटिव्स हैं वो मौजूद हैं। Are your criteria reasonable and appropriate? Are your facts reliable? What are the important features of alternatives? How do your alternatives stack up against your criteria? What conclusion do you draw about the alternatives? What do you think what we should do? तो ये तकरीबन बनते हैं 7 या 8 सवालात बनते हैं, और इसमें मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको बिला वजह ज़्यादा तवील मैं नहीं बनाऊँ टॉपिक को, क्योंकि बहुत सवालात बड़े ऑब्वियस हैं और उनको मैं डिस्कस करके दोबारा से आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। तो एक एक करके जल्दी जल्दी उसको जो 8 क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन जो हैं आप सॉल्व करते हैं, आगे जो आपका सुपर स्ट्रक्चर बनेगा जो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चंस के बाद। तो पहले क्वेश्चंस पर आते हैं, वो ये है कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर अस टू कंसिडर दीज ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है ना। तो डिसीजन मेकर जो है ना वो आपसे ये सवाल करेंगे कि भाई हम ये जो आप हमें दे रहे हैं कोर्सेज ऑफ एक्शन, इसमें हम ऑल्टरनेटिव्स जो हैं जो आप हमें दे रहे हैं, चॉइसेस दे रहे हैं, हम उन्हें कंसिडर क्यों करें। ठीक है ना, ये आपसे वो सवाल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए आप उन्हें डिटेल एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। ठीक है ना, उनको उनकी माइंडसेट को देखते हुए, उनकी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए आप उनको एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं जो एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हो। मतलब ऐसा ना हो कि आप उन्हें ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं और वो कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहा, वो कोई चीज़ सॉल्व नहीं कर रहा। आगे हम जो एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे उसमें आपको खुल के समझ में आएगा कि मैं यहाँ कहना क्या चाह रहा हूँ। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है कि इस तरह का सवाल है। ठीक है ना, तो अब उसमें बाज़ दफ़ा ऐसे भी होते हैं कि भाई ऑल्टरनेट ऐसा भी होता है जो बड़ा ऑब्वियस होता है उसका जवाब। ठीक है ना, लेकिन बाज़ औक़ात बड़ा ऑब्वियस नहीं होता, वो आपको अपने रीडर को समझाना पड़ता है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है और ये आपके प्योरली कम्युनिकेशन स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से अपने यूज़र को समझाने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, आर योर क्राइटेरिया रीजनेबल एंड अप्रोप्रिएट, यानी जो आपका कंपेयर क्राइटेरिया है, जिस तरह से आपने ऑल्टरनेट्स लिए हैं इस फिजिबिलिटी में, वो अप्रोप्रिएट भी है या नहीं है। ठीक है ना, तो जो आम तौर पे लोग काम कर रहे होते हैं, जो बिजनेस डिसीजन मेकर्स होते हैं बिजनेस में, वो ये जो आपका रीजनेबल रीजंस हैं वो रिफ्लेक्ट करने चाहिए द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वही बात जो पहले पॉइंट में मैंने की कि जो बिजनेस से रिलेटेड आपकी जो नीड है उसको वो पूरा करना चाहिए, जो आपके जो क्राइटेरिया आपका इस फिजिबिलिटी रिपोर्ट में है। उसके बाद वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आर योर फैक्ट्स आर रिलायबल, यानी अगर आप जब 2-3 चीज़ों को कंपेयर करेंगे फिजिबिलिटी में कि भाई एक हमारे पास ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ऑप्शन ये, तो उससे रिलेटेड आप जो डाटा इकट्ठा करेंगे तो वो रिलायबल भी है या नहीं है। जाहिर है अगर वो रिलायबल नहीं होगा तो जो आपके डिसीजन मेकर्स हैं उनको समझ नहीं आएगा और वो अपने डिसीजन सही नहीं ले सकेंगे, और ये जो फिजिबिलिटी है वो शायद इसको रिजेक्ट भी कर दें। ठीक है ना, तो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दी ऑल्टरनेट, यानी जो आपने ऑल्टरनेट दिए हैं 1, 2, 3 जो ऑल्टरनेट दिए हैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट में, उसके फीचर्स क्या हैं। ठीक है ना, उसमें आप हाईलाइट कर सकते हैं कि भाई ये फीचर्स हैं, इसमें ये चीज़ें हैं, उसको डिस्कस कर सकते हैं और उसके ऑल्टरनेट आप बता सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद अगला पॉइंट जो है, हाउ डू द ऑल्टरनेटिव्स स्टैक अप अगेंस्ट योर क्राइटेरिया, यानी जो आपका क्राइटेरिया बनता है, मतलब अगर आप जैसे मकान बनाना चाहते हैं आप, ठीक है ना, उसकी फिजिबिलिटी, जैसे मैं एक मिसाल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ, तो जो आपका क्राइटेरिया है, मतलब आपका क्राइटेरिया है कि यार A क्वालिटी हो, B क्वालिटी हो, C क्वालिटी हो, लेकिन उसमें जो आपने जो वो ये जानने की कोशिश करेंगे इस रिपोर्ट में कि जो उन्होंने आपको फिजिबिलिटी दी है वो आपके क्राइटेरिया से किस तरीके से मैच करती है, किस तरीके से जो है वो अलाइन करती है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है ना, बेसिकली मैं वही बात कहूँगा कि ये सारे क्वेश्चन बड़े ही इंटर रिलेटेड टू ईच अदर हैं, तो अगर एक भी समझ लेंगे आप तो बाकियों को समझने की आपको कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ लेक्चर में दिए हुए तो मुझे आपको एक्सप्लेन ज़रूर करना पड़ेगा। ठीक है ना, और फिर उसके बाद कंक्लूजन है कि व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ अबाउट द ऑल्टरनेटिव्स, यानी अगर आपने एक चीज़
एक फिजिबिलिटी में एक एक चीज़ दी, दो चीज़ दी, तीन चीज़ें दी, तो उसमें आप उन्हें बता सकते हैं कि भाई ये चीज़ें हमारे पास हैं और ये ऑल्टरनेट्स हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है ना। उसमें हमने इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि अगर हम ये मतलब अगर घर बना रहे हैं तो उसमें अगर एक क्राइटेरिया ये यूज़ करेंगे तो इसमें सीमेंट ज़्यादा लगेगा लेकिन क्वालिटी अच्छी होगी, दूसरे में सीमेंट कम लगेगा, क्वालिटी थोड़ी मीडियम होगी, तीसरे में सीमेंट बहुत कम लगेगा लेकिन क्वालिटी बहुत ख़राब होगी। तो इस तरीके से आप कंक्लूजन दे सकते हैं अपने, ठीक है ना। ये मैं मिसाल के तौर पे समझा रहा हूँ, ठीक है ना। व्हाट डू यू थिंक व्हाट वी शुड डू, यानी हर देखे मैंने जैसे पहले भी कहा कि रिपोर्ट के आखिर में उसका कंक्लूजन ये होना चाहिए, रिकमेंडेशन जो आपकी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपकी जो ऑल्टरनेटिव जो आपने ऑल्टरनेट कोर्सेज दिए हैं, कोर्सेज ऑफ एक्शन दिए हैं, उसमें से कोई चीज़ जो है वो एक एक क्राइटेरिया जो है वो जो कोर्सेज ऑफ एक्शन है वो आपका यूज़र उठा लेगा और उस पर वो अमल दरामद शुरू कर देगा। यानी जो भी आपने उसको रिकमेंडेशन दिए कि ये वाला आप चूज़ कर लें, आपकी क्राइटेरिया के हिसाब से ये चीज़ आपको सूट करती है, तो ये सवाल वो आपसे करेगा कि भाई ठीक है हम ये करें, इससे अगला स्टेप क्या है। मतलब आपने इतने सारे क्राइटेरिया हमें दे दिए, फ्यूजिबिलिटी में ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, तो फिर हम करें क्या एक्सक्यूज मी। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपकी ये रिकमेंडेशन वाला पार्ट है। बेसिकली ये सवालात के जवाबात हैं जो हम आगे जाके जो आपका सुपर स्ट्रक्चर है फिजिबिलिटी रिपोर्ट का, जो कि एक्चुअल फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, वो इन सवालात के जवाब देगी, ठीक है ना। तो जब सुपर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो उसमें भी तकरीबन हमारे पास 7 जो है वो चीज़ें हैं और वो बड़ी कॉमन है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मैं क्विकली रिव्यू करूंगा हर एक को। इंट्रोडक्शन है, क्राइटेरिया है, मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट्स है, ओवरव्यू ऑफ ऑल्टरनेटिव्स है, इवैल्यूएशन है, कंक्लूजन्स है, रिकमेंडेशन है, ठीक है ना। तो उसमें डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन, फॉर इंस्टेंस, यानी जो आपकी सिचुएशन है, आप अपने इंट्रोडक्शन में आप अपनी जो इंट्रोडक्शन में वो इवैल्यूएशन भी आप साथ ही दे सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। यानी ये चीज़ें कंबाइन करके भी लिखी जा सकती हैं। इवैल्यूएशन आपकी जो इंट्रोडक्शन है वो अलग अलग भी की जा सकती हैं और कंबाइन करके भी की जा सकती हैं, ठीक है ना। आप एक सेपरेट डिसीजन क्राइटेरिया बना लें, उसके बाद उसकी इवैल्यूएशन बना लें और वो इंट्रोडक्शन में साथ ही आप लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आपकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट ज़्यादा बड़ी नहीं है तो आप उनको चाहें तो साथ लिख लें, नहीं तो अलग अलग करके लिख लें, ठीक है ना। तो जो आपके यूज़र्स हैं इंट्रोडक्शन में वो ये पढ़ के ये जानना चाहेंगे कि आपने जो, जैसे हमने पहले सवालात में जो सवालात इससे रिलेटेड थे सुपर स्ट्रक्चर को डिफाइन करने से पहले, कि वो ये थे कि वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू कंसीडर दीज ऑल्टरनेटिव्स। मतलब हमें ज़रूरत क्या पेश आई है भाई, क्या ज़रूरत पेश आई है, ठीक है ना। क्या वजह थी कि हम ये कंसिडर करें, ये ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है ना। तो जो सबसे ज़्यादा परसुएसिव आंसर है जिससे आप कायल कर सकते हैं वो ये है कि आपने उनकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, एक फिजिबिलिटी स्टडी की और उनके सामने पेश की, और वो उनके गोल्स को अचीव करने में उनको मदद दे रही है, इसलिए आप उनको बता सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में इवैल्यूएशन के अलावा, ठीक है ना, कंक्लूजन्स अगर आप चाहें तो इसमें मिला लें या बिल्कुल एंड पे दे दें। इसके अलावा ये सवाल जो मैंने आपको बताया कि वाई इट इम्पॉर्टेंट फॉर अस यू टू कंसिडर दीज ऑल्टरनेटिव, ये इस सवाल का जवाब देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो वो अगर आप जब भी कोई आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को कि जो आपकी फिजिबिलिटी सॉल्व कर रही है, तो उसमें आपने सिग्निफिकेंट रखना है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एम्प्लॉयर और योर क्लाइंट, क्योंकि जाहिर है वो फिजिबिलिटी बना रहा है तो उसके नज़रिए को आपने इंपॉर्टेंस देनी है। अगर आप उसके नज़रिए को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, उसके क्राइटेरिया को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, तो ये चीज़ उसके किसी काम की नहीं है। मतलब कहने का ये है कि मैं जा रहा हूँ टोयोटा करोला ख़रीदने के लिए, लेकिन आप मुझे मर्सिडीज़ बेंज ख़रीदने को कह रहे हैं, BMW ख़रीदने को कह रहे हैं, तो ये सही नहीं होगा इस तरीके से अगर आपने इंट्रोडक्शन में ये सब चीज़ें सही तरह से एक्सप्लेन नहीं की उसके क्राइटेरिया को देखते हुए, ठीक है ना। तो आगे हम चलते हैं। यहाँ एक इन्होंने मिसाल दी है कि एक फवाज एक लड़का है
जो कि एक प्रोसेस इंजीनियर है एक कागज़ बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर। वहाँ पर वो लोग ये चाह रहे हैं, उन्होंने एक फिजिबिलिटी स्टडी मांगी है फवाद से, और उनसे ये कहा है कि आप हमें बताइए कि एक एलिमेंट है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जो हम यूज़ करते हैं पेपर को चमकदार करने के लिए, उनको ब्राइट करने के लिए। मगर अब उसकी वजह ये है कि उसमें जो है ना उसकी कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है, और उससे जो है हमारे प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि हम विदाउट compromising the quality of the paper what we are producing, we want an alternate। तो आप उस पर हमें फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के दें। तो फवाज ने एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट उनको बना के दी है, और उसमें ये बताया कि जी हम टाइटेनियम डाइऑक्साइड खरीदते थे $1400 पर टन के हिसाब से, ठीक है ना, $1400 पर टन के हिसाब से हम खरीदते थे, और वो हमें 70 सेंट्स पर पाउंड पड़ती थी, ठीक है ना। तो उसमें जो प्रॉब्लम है मतलब वो ये थी कि मतलब तो उसने ये बताया कि जब फिजिबिलिटी स्टडी दी तो उसमें ये बताया कि सम मिल्स आर नाउ रिप्लेसिंग सम ऑफ द टाइटेनियम डाइऑक्साइड इन देयर फर्निशिंग विद द सिलिकेट एक्सटेंडर। ये बेसिकली सिलिकेट एक्सटेंडर एक एलिमेंट है जो ज़मीन के नीचे होता है, चमकदार पत्थर। ये भी ये लोग यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पे समंदर की तह के नीचे ये बहुत होता है। तो इन्होंने इसने ये ऑल्टरनेट हमें दिया है कि भाई अगर आप सिलिकेट एक्सटेंडर्स यूज़ कर लेंगे, यानी अगर आप टाइटेनियम डाइऑक्साइड की थोड़ी सी क्वांटिटी कम कर दें और सिलिकेट साथ में मिला दें, सिलिकेट एक्सटेंडर मिला दें, तो आपकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी, और आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें इसमें बताया है कि भाई $500 पर टन है जो सिलिकेट डाइऑक्साइड है, जो कि उससे तकरीबन आधी से भी कम है, ठीक है ना। तो ये जो इन्होंने ऑल्टरनेट दिया है तो जाहिर है ये रीजनेबल है, क्योंकि जाहिर है आपको $1500 पहले देने पड़ रहे थे, अब आपको $500 देने पड़ रहे हैं, तो आपकी कॉस्ट सेविंग हो रही है, आपका प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा। तो ये इन्होंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बताया है कि भाई ये प्रॉब्लम थी और हम इसको इस तरीके से सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो यहाँ इन्होंने इंट्रोडक्शन में ये दिया है, पॉसिबल इंट्रोडक्शन में दिया कि भाई अगर हम चाहते हैं कि 30% जो है हमारा बुक पेपर जो है सेविंग उसमें हो जाए, 30% तक हम सेव कर लें, ठीक है ना। तो उसने बताया कि हमने यहाँ पे स्टडी किया है कि सिलिकेट एक्सटेंडर्स में दो टाइप आती हैं, एक ट्राई सेल 606 आता है, एक जेनोलेक्स 26T आता है। ये बेसिकली दो मुख्तलिफ किस्म की सिलिकेट टाइप्स हैं। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल से कर सकते हैं, पेज नंबर 136 पे दिया हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है सारी चीज़ें कि भाई यहाँ पे ये हम पेपर सेव कर, हमारी 30% कॉस्ट जो है वो बच जाएगी उसकी, तो इसलिए हम सिलिकेट डाइऑक्साइड यूज़ करेंगे, सिलिकेट एक्सटेंडर यूज़ करेंगे टाइटेनियम डाइऑक्साइड के अलावा। तो यहाँ पे इन्होंने फवाद ने एक अपने जो सोल्यूशन दिया है इनको फिजिबिलिटी रिपोर्ट में, वो ये दिया है कि बहुत प्रॉमिसिंग है, जो मैंने स्टडी किया है ये दोनों, उनमें से जो जेनोलेक्स 26T है ये ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। तो मेरी फिजिबिलिटी में मैं ये रिकमेंड करूँगा आपको कि ये आप यूज़ करें, ठीक है ना। तो ये इन्होंने एक छोटा सी पेपर कॉस्ट बचाने के लिए क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर उन्होंने बताया कि ये दो अल्टरनेट हैं, उसमें से जो जेनोलेक्स 26T है अगर हम वो यूज़ कर लें वो प्रॉमिसिंग भी है और बहुत सारे लोग और भी उसे यूज़ कर रहे हैं, तो इससे हम 30% अपनी कॉस्ट को सेव कर सकते हैं। तो ये एक तरीके की फिजिबिलिटी इंट्रोडक्शन यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल दिया है, ये भी बड़ा थोड़ा सा तवील है तो मैं उसको शॉर्टकट मारूंगा उसके लिए आपके लिए। उसमें बताया कि जी शहजी एक बैंक में काम करता है, ठीक है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उससे कहा है कि भाई हम एक ब्रांच खोलना चाहते हैं, अलशामी बैंक है गुलबर्ग में, वहाँ हम अपना ब्रांच खोलना चाहते हैं, तो आप फिजिबिलिटी लाइए कि अगर हम वहाँ खोलेंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा, ठीक है ना। और ये बैंक जो है उसने बड़ा केयरफुल रही है अपनी ब्रांचेस खोलने में, क्योंकि अगर
ज़्यादा ब्रांच खोलेंगे तो ज़ाहिर है कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो हमें अब हम अब तक सक्सेसफुल रहे हैं क्योंकि हमने अपने जो कॉस्ट और एक्सपेंडिचर है उसको बहुत कंट्रोल करके रखा है। हमारी इतनी ब्रांचेस नहीं है, लेकिन हम एक छोटा बैंक है, लेकिन हम बहुत फिजिबिलिटी, लेकिन हम एक अपने आप को एक मोहतात अंदाज में एक्सटेंड भी करना चाहते हैं। तो इन्होंने फिजिबिलिटी दी है कि भाई आप आगे जाके मतलब ये बैंक खोलना चाहते हैं गुलबर्ग के इलाके में, तो फिजिबिलिटी लाइए कि हमें वहाँ खोल के क्या फ़ायदा होने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्राइटेरिया इन्होंने दिया हुआ है कि ये क्राइटेरिया हमारा है कि भाई हमें अपनी जो है ना अपनी एग्जिस्टेंस बना रही है लार्ज इनफ मार्केट में, ठीक है ना। ये एक हमारा क्राइटेरिया है, ठीक है। अपना नया ब्रांच का ऑफिस खोलना है और गुड पॉसिबिलिटी फॉर अट्रैक्टिंग डिपॉजिटर अवे फ्रॉम द कंपटीशन। मतलब हम अपने जो कस्टमर्स हैं उनको एक अलग, डिपॉजिटर्स हैं उनको एक अलग ऑल्टरनेट देना चाहते हैं कंपटीशन से हटके, ठीक है ना, एक अलग मार्केट के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक और भी दिया है कि इट्स लाइकहुड कि अगर यहाँ पे लोग डिपॉजिट्स कराएंगे पैसे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये सारे क्राइटेरिया दिए हुए हैं जिसकी बुनियाद पर वो एक नई ब्रांच खोलना चाहते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ पर अब यहाँ पर ये दो मैंने एग्जाम्पल दी, तो आप उसमें जो तरीक़ेकार हैं अपने क्राइटेरिया पेश करने के, तो वो दो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि आप डिवोट कर दें एक सेक्शन एक के लिए, उसकी एक्सप्लेनेशन, फिर दूसरे सेक्शन दूसरे के लिए उसकी एक्सप्लेनेशन, या फिर आप इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों को, ठीक है ना। जैसे फवाज ने इंटीग्रेट किया कि भाई 30% अगर हम कम करना चाहते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, तो ये इंटीग्रेट कर दिया एक ही में, दोनों को स्टडी नहीं किया एक साथ, एक ही पैराग्राफ में दोनों को एक्सप्लेन कर दिया। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी और किस टाइप की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना रहे हैं, तो उस हिसाब से आप इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। आगे इम्पोर्टेंस ऑफ द क्राइटेरिया, मतलब जो आप क्राइटेरिया दे रहे हैं वो उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, ठीक है ना। तो जब क्राइटेरिया जो है वो आप यूज़र आपको पढ़ेगा और आखिर में आप जब उसे कंक्लूजन्स देंगे, तो जो आपका क्राइटेरिया, अगर जितना अर्ली आप उसे क्राइटेरिया बताएंगे समझ के और कितने ऑल्टरनेट देंगे, अपने फिजिबिलिटी बनाएंगे, तो उससे जो आपकी आखिर में कंक्लूजन देंगे तो वो रीडर को बड़ा अपील करेगा कि देखो इसने हमारा क्राइटेरिया समझा, ठीक है ना, उसके बाद हमें फिजिबिलिटी दी, हमारे पास ऑप्शंस रखे कि हम ये कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें जो आपकी कंक्लूजन है वो उसको एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिलेगा जो आप आखिर में आपके रिपोर्ट के पेश करेंगे। क्योंकि अगर आपने क्राइटेरिया पेश नहीं किया तो आपको थोड़ा अपनी बात की कंक्लूजन करने में थोड़ी सी मुश्किल का सामना होगा। दूसरा तरीका ये है, पहला तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि वैलिडेशन जो है, वैलिडिटी ऑफ योर कंक्लूजन डिपेंड्स अपॉन द क्राइटेरिया। दूसरा जो है वो ये है कि आपके जो जो क्राइटेरिया है और जो आपकी फिजिबिलिटी है उससे लोगों को एक बड़ा स्कोप मिल जाएगा पढ़ने का कि अच्छा ये चीज़ें भी अवेलेबल हैं, अच्छा ये भी अवेलेबल है, अच्छा ये, तो उससे भी बहुत अपील करेगा कि देखो यार इस बंदे ने बड़ी मेहनत की है, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, बहुत सारे ऑल्टरनेट्स बताएं, ठीक है ना। तो ये एक फ़ायदा रहेगा आपका अगर आप क्राइटेरिया जो है जितना पहले आप अपना डिफाइन कर देंगे और कंक्लूजन्स वो जो आप अपनी जो फिजिबिलिटी आप उन्हें देंगे, ठीक है ना। थर्ड में जब ये चीज़ें अगर आप देंगे तो उसका तीसरा फ़ायदा यहाँ इन्होंने पेज नंबर 31-37 में दिया कि उनको ये फ़ायदा होगा कि वो जो है आपके ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन को देखते हुए उनको बहुत सेंस अपील करेगी ये बात कि भाई अच्छा ये क्राइटेरिया है, तो हम कोई एक इनमें से चूज़ कर लेते हैं जो हमारी, यानी उनको आसानी हो जाएगी। तो कहने का मकसद यहाँ पे ये है, ठीक है ना। आखिर में यहाँ पे इन्होंने सोर्सेज ऑफ योर क्राइटेरिया दिया हुआ, ठीक है ना। तो ऑफ्टन द पर्सन हु आस्क यू टू अंडरटेक अ स्टडी विल सिंपली टेल यू व्हाट द क्राइटेरिया टू अप्लाई। तो यानी जो लोग आपको ये रिपोर्ट बनाने को कह रहे हैं वही आपको ये देंगे, ठीक है ना, कि भाई आपका क्राइटेरिया ये होना चाहिए। मतलब कस्टमर बताएगा कि भाई ये हमारा क्राइटेरिया,
मतलब आप दुकान में जाते हैं तो आप कहते हैं यार मुझे इसके बाटा के जो है वो जूते दे दो, और जो है बोनेंजा के जो है वो स्वेटर दे दो। तो ये आप अपना क्राइटेरिया बताएं कि वाइट कलर होना चाहिए, ब्लैक कलर होना चाहिए। उसके बाद फिर आप कंसल्टेंट को या अपने जो जो आपका वो है उसको आप बताते हैं कि भाई यही हमारा क्राइटेरिया, उस हिसाब से हमें फिजिबिलिटी हमें दीजिए। ठीक है ना? ठीक है ना? तो बाद सिचुएशन में ऐसा भी होता है कि आप जो है रिकमेंड करते हैं, कस्टमर को बाज़ औक़ात नहीं पता होता, आपके जिसके लिए फिजिबिलिटी बता रहे हैं उसको चीज़ों के बारे में इल्म नहीं होता, तो आप उसे उसकी सिचुएशन को समझते हुए उसे रिकमेंडेशन देते हैं, बजाय ये कि वो आपसे कहे आप उसे कहें। देखा होगा आपने, जब आप दुकान में जाते हैं तो आपसे कहते हैं सर ये ले लीजिए, ये अच्छा है, इसकी क्वालिटी अच्छी है और ये आपको बहुत जचेगा। इस तरह की यहाँ पे इस तरह की ये बात यहाँ पे इन्होंने समझाने की कोशिश की है। तो जब आप अपना क्राइटेरिया डेवलप करें, जो आपकी सोर्सेज ऑफ क्राइटेरिया है, ठीक है ना, तो उसमें मज़ीद ये सवालात जन्म लेंगे जो यहाँ इन्होंने दिए हैं। विल द कोर्स ऑफ एक्शन रियली डू यू वांट इट, कैन यू बी इम्प्लीमेंटेड, कैन बी अफोर्डेड, इज इट डिज़ायरेबल। तो ये जो सवालात इन्होंने दिए हुए इसके मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये बड़े कॉमन सेंस वाले सवाल हैं, पेज नंबर 138 पे दिए हुए, ज़रा पढ़ लीजिएगा पहले पैराग्राफ में, कि इन्होंने बताया कि ये 3-4 क्वेश्चन जो आपसे कर सकते हैं कि भाई ये जो आपने कोर्सेज ऑफ एक्शन हमें बताया है, क्या ये वही है जो हमें जिसकी ज़रूरत है? ठीक है ना? क्या हम ये कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? मतलब हमारे लिए फिजिबल भी है ऐसा करना या नहीं करना? मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन की कोई लिमिट होती है, कोई हर एक की एक लिमिट है ना भाई, इस लिमिट में रह के वो ये काम कर सकते हैं, उस लिमिट से बाहर नहीं जा सकते। तो ये लिमिट आपको आपसे वो पूछ सकते हैं कि ये इस तरह के सवालात आपसे वो कर सकते हैं, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं? जाहिर है आप ऐसी कोई चीज़ उन्हें नहीं बताएंगे जो वो अफोर्ड नहीं कर सकें। इज़ इट रियली डिज़ायरेबल, मतलब वो डिज़ायरेबल भी है, मतलब आपने उनको एक फिजिबिलिटी बना के दी है, तो क्या उसमें जो उन्होंने सोर्सेज ऑफ एक्शन दिए हैं वो क्या वायरी रियली डिज़ायरेबल भी हैं या नहीं है? ठीक है ना? या इसके अलावा भी कुछ और होना चाहिए? तो यहाँ इन्होंने इस बात का जिक्र किया। ठीक है ना? तो अब उसके बाद जब आपके मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट्स हैं, एक फिजिबिलिटी एक एक सोर्स ऑफ एक्शन को आप पढ़ने के, तो उसमें आप लाइब्रेरी रिसर्च का सहारा ले सकते हैं, कॉल्स टू मैन्युफैक्चरर्स का सहारा ले सकते हैं कि कॉल करके मालूम करें मैन्युफैक्चर से कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं एक्सपर्ट से, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं उनसे सर्वे कर सकते हैं, लेबोरेटरी रिसर्च कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ इन्होंने दी हुई हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन जो फैक्ट्स हैं वो अपील करने चाहिए, और जब आपके फैक्ट्स आपके रीडर पढ़े तो उसको वो ट्रस्टवर्दी लगे, ये ना लगे कि भाई उसे लगे कि आपने उसका जो है कीमती वक्त जो है वो बर्बाद कर दिया। तो यहाँ इन्होंने टेक्निक दी है कि वन ऑफ और टू टेक्निक्स यू कुड डिस्क्राइब ईच ऑफ द पैराग्राफ ऑफ द सेक्शन, बट इफ यू यूज सेवरल टेक्निक्स ईच pertaining to a different part of your analysis, मतलब आप दो टेक्निक इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? अगर आप एक ही टेक्निक यूज करेंगे तो जाहिर है वो इतनी अपील नहीं करेगी, लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा टेक्निक्स बताते हैं तो वो ज़्यादा अपील करेगी। ठीक है ना? आपकी जो आप आखिर में जाके अपना कंक्लूजन देंगे और रिकमेंडेशन देंगे जो आपने यहाँ ऑब्टेनिंग किया है फैक्ट्स के बारे में से रिलेटेड, तो वो ज़्यादा आसानी से यूज़र उसको समझने की कोशिश करेगा। आगे चलते हैं। उसके बाद आ जाता है इवैल्यूएशन। ठीक है ना? तो इवैल्यूएशन में इवैल्यूएशन का आपका एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि भाई जो आपका मेन हिस्सा है फिजिबिलिटी का वहाँ आप इवैल्यूएशन देंगे कि भाई ये इवैल्यूएशन है मेरी। ठीक है ना? यहाँ मैंने स्टडी किया है। ठीक है ना? ये मेरा क्राइटेरिया था जो कि मुझे मेरे कस्टमर ने या क्लाइंट ने या मैनेजर ने जो दिया था। ठीक है ना? ठीक है ना? अब यहाँ पर आप एक एग्जांपल दे सकते हैं कि यहाँ पे जो हमें एग्जांपल ब्रांच खोलने के बारे में, तो यहाँ आप दे सकते हैं for example in a study of feasibility of opening a new branch of office of bank, Shazi devoted one section to size of the market, another to the competition, a third to prospective income of the expenses and so on। तो बेसिकली वही बात है
जो उन्होंने यहाँ बताई है इवैल्यूएशन में कि भाई हमने इवैल्यूएट इस तरीके से किया है कि क्या हमें प्रॉफिट भी होगा, जो एग्जांपल मैंने आपको बैंक की पीछे दी थी, शैजी ने जो एक विजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई थी बैंक से, कि हमें फ़ायदा भी होगा या नहीं होगा, ये सब चीज़ें इवैल्यूएट करने के लिए होती। बाकी जाहिर है उसके बाद कंक्लूजन्स पर आ जाएंगे। कंक्लूजन्स में आपको जो है जाहिर है ओवरऑल कंक्लूजन्स आपको देनी पड़ेंगी, क्योंकि जाहिर है एट द एंड वो आप किसी नतीजे पे पहुंचेंगे, बगैर किसी नतीजे के कोई रिपोर्ट ये जाहिर है नहीं होती, ठीक है ना। ये कंक्लूजन सिर्फ एक जगह नहीं होगी, क्योंकि आपने एक फिजिबिलिटी पढ़ी है तो कई चीज़ों को आपने कंपेयर किया, तो कंक्लूजन्स आपकी हर सेक्शन, तीन जितने भी कोर्सेज ऑफ एक्शन होंगे उस हिसाब से आपकी कंक्लूजन्स होंगी, ठीक है ना। ये कोई एक कंक्लूजन नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को हमने स्टडी किया, फिर एक कंक्लूजन दिया, एक अलग अलग कंक्लूजन लिया, फिर एक हमने समराइज किया कंक्लूजन को कि भाई ये तीन सोल्यूशन है, इन तीनों में से हम ये कंक्लूड करते हैं कि ये आपके लिए ज़्यादा फिजिबल रहेगा, ठीक है ना। रिकमेंडेशन वही बात है जो मैं हमेशा कहता रहा हूँ, वो ये कहेंगे, सवाल करेंगे जो आपके डिसीजन मेकर हैं, व्हाट यू थिंक वी शुड डू, यही सवाल हमेशा रिकमेंडेशन में किया जाता है। तो आप उसको वहाँ रिकमेंडेशन दे सकते हैं अपनी, लेकिन आप उसको वहाँ पे अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स को ज़रूर वो रखेंगे अपने मद्देनज़र रखेंगे, और उनसे किसी किस्म की कोई गलत ऐसी बात नहीं करेंगे जिसके बारे में आपने स्टडी नहीं किया, या जो आपने कोर्सेज ऑफ एक्शन दिए थे या जो ऑप्शंस आपने उनको दिए थे फिजिबिलिटी रिपोर्ट, उसी से रिलेटेड होने चाहिए। ये ना हो कि आपने ऑप्शन उनको कुछ और दिए हैं, लेकिन जब आप अपनी रिकमेंडेशन दे रहे हैं तो वहाँ किसी और चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वहाँ आप उसको इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि यू कैन डू दीज थिंग्स एंड यू कैन नॉट डू दीज थिंग्स। तो इस तरह से आपके रिकमेंडेशन एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन आएगी कि आपकी कंडीशंस के हिसाब से ये काम आप कर सकते हैं, ये काम आप नहीं कर सकते। पेज नंबर 139 पे दिया। खासा तवील हो गया ये लेक्चर, माजरत चाहता हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर कोई चीज़ और तरीका मेरे पास था नहीं। अगले लेक्चर लेसन नंबर 28 जिसमें हम प्रोग्रेस रिपोर्ट्स को डिस्कस करेंगे, आखिरी हमारा हिस्सा होगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।